पहले मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र और झारखंड में एक योजना ने असर दिखाया और किसी के सत्ता में बने रहने के रास्ते के सफर को आसान किया। वही योजना अब राजस्थान में भी आ सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लाडली बहना योजना, यह डिबेट का विषय हो सकता है कि क्या यही योजना दो राज्यों में बीजेपी की और एक राज्य में झामुमो की सरकार बनने का निर्णायक और अंतिम एकमात्र कारण रहा। लेकिन इस पर डिबेट नहीं हो सकता कि यह भी एक कारण तो रहा ही है। अब राजस्थान में मंत्री जोगाराम पटेल ने संकेत दिए हैं कि योजना मरुधरा में भी आने को तैयार है। ऐसी योजनाओं के साथ टाइमिंग एक बड़ा फैक्टर होती है, ऐसे में अभी या अंतिम कुछ महीनों में। लेकिन ऐसी योजनाएं कुछ दीर्घकालिक सवाल भी साथ लाती है। अगर आप कह रहे थे कि महिलाएं सरकार से खुश हैं, तो एक योजना बड़ी असरकारी जिस पर आप इठलाएं का दर्जा कैसे हासिल कर लेती है? क्या ये योजनाएं फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं आती? क्या ऐसी योजना को किसी ने भी वेलफेयर मॉडल से जोड़ा है? क्या वेलफेयर का कोई डेटा है? और अगर ये योजना राजस्थान में आती है तो इसे वेलफेयर से जोड़ा भी जाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ सारिका चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मीनाक्षी सेठी जैदी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कुछ ही पलों में मीनाक्षी चौधरी स्कॉलर हैं राजनीति विज्ञान की, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सारिका जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सारिका जी, पहले तो समझाइए, अमूमन बीजेपी को फ्री बीज से दिक्कतें हैं, जैसे दिल्ली में या अन्य जगहों पर, या कांग्रेस के फ्रीबीज वाले वादों से, और एकाएक बीजेपी फ्रीबीज योजना में से लाडली बहना योजना को एक बहुत बड़ा हथियार मानने लगी है। अब या तो ये स्थिति बहुत सुखद है या ये बड़ी विध्वंसक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और देवी क्यों ना, क्योंकि अब आधी आबादी महिला है। और नरेंद्र मोदी जी की स्टार्टिंग से ही है ये एक परिपाटी रही है कि महिलाओं को और युवाओं को जो है आगे बढ़ाया जाए, और यही परिपाटी लेके भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर चल रही है और मैदान में उतरे हैं। जहाँ जहाँ जिस राज्य में महिलाओं को जो सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं थी, उसका लाभ भी राजस्थान की नहीं, अनेक राज्यों में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे उसका लाभ भी मिला है। और इसमें कहते हुए मुझे कोई दो राय भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर संगठन के अंदर भी जो है 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। और ठीक है, हम लाडली बहना पे ही आए। सारिका जी, देखिए मेरा सवाल मैं थोड़ा सा मैं उसी पे ही आ रही हूं। लखपति दीदी एक अलग मॉडल है और लाडली बहना एक अलग मॉडल है। ये दो मॉडल एक ही रास्ते पर साथ चलने वाली गाड़ियां नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक मॉडल है, दूसरा एक महिलाओं को आर्थिक शक्ति प्रदान करने के हिसाब से है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस योजना को लाया जा रहा है, और लाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि अगर महिलाओं के विकास की बात हो, महिलाओं को आगे रखने की हो, बच्चियां जो है हमारी जिस तरीके से पीड़ित होती हैं, उन पर अत्याचार है, उस लगाम को रोकने के लिए और आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए महिलाओं पर डिपेंडेंट हो गए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एकाएक आप लोग इस योजना पर डिपेंडेंट हो गए। मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र इसका एक उदाहरण हो सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपके पास जिस वेलफेयर या जिस लक्ष्य की बात ये योजना करती है उसका कोई डेटा है? मतलब जिस महिला के खाते में पैसा जा रहा है वही महिला उसका इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, वो क्या इस्तेमाल कर रही है, क्या नहीं कर रही है? क्या वो खुद को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उस पैसे से आगे बढ़ पा रही है, नहीं बढ़ पा रही? क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट डाटा किसी के भी पास है? देखिए, गवर्नमेंट डाटा है, उसको उस डाटे के तहत ही है जो है राज्य के अंदर इस योजना को लॉन्च करने वाले हैं, और एक धरातल पर उसी तरीके से उतारा जाएगा कि जो कमजोर आर्थिक वर्ग से हैं, चाहे वो किसान के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरी करने वाली हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, या आंगनबाड़ी के तहत, ये जो भी महिलाएं और जो भी बहनें हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने पैर पर स्टैंड करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार इस स्कीम को ला रही है। तो मेरे हिसाब से या पार्टी के हिसाब से इसमें गलत राय तो है नहीं। ये इनका ये झुकाव पार्टी की तरफ राजस्थान में आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है। मीनाक्षी सेठी जैदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मीनाक्षी जी, लाडली बहना योजना नो डाउट ग्राउंड ब्रेकिंग रही है जमीन पर, लेकिन उसने एक रियलिटी और सामने रखी कि स्थितियां ऐसी हैं कि 1250 रुपए के आसपास भी अगर किसी को मदद मिल रही है ना, तो उसे वो मदद चाहिए। वो वोट को प्रभावित कर सकता है। अगर राजस्थान में लाडली बहना योजना आती है तो कांग्रेस का रुख क्या रहेगा? देखिए, अगर ये सरकार ये स्कीम लेकर आती है तो मेरा तो यही मानना है कि सर्वोदय की राजनीति के लिए अगर हम जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है और विशेष रूप से महिला है,
उसको अगर हम कोई सहायता देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन मेरा इनसे प्रश्न ये है कि पिछले 6 महीनों में राजस्थान में जो 1,000 रुपए महीने की सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जा रही थी, जो वही पिछले 6 महीनों से रुकी हुई है, तो एक नई घोषणा का क्या औचित्य बनता है? पहले जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हम सुधारें और फिर एक का एक राह चलते। देखिए, जो सरकारें होती हैं, सरकारें जब घोषणा करती हैं तो बकाया बजट में उनके लिए प्रावधान किए जाते हैं। जब बजट आता है, बजट में उनके लिए एक हेड निश्चित होता है, उसके अंदर उसमें एलोकेशन किया जाता है। एकदम राज हम कभी भी कोई भी घोषणा करते नहीं, आई गेस क्या ये घोषणा जल्दबाजी नहीं होगी? क्योंकि सरकारी खजाने की हालत आपसे भी छुपी नहीं है। आप लोग 1 साल पहले ही छोड़कर गए सरकारी खजाने को, आपको भी पता है वो किस स्थिति में है, और बीजेपी भी उससे दो चार हो ही रही होगी। लेकिन अभी योजना आई नहीं है, अभी संकेत दिए गए। जब योजना आएगी तो हो सकता है उसके लिए कोई व्यवस्था की जा रही हो हाइंडसाइट में, इसीलिए अभी घोषणा नहीं की है, अभी सिर्फ संकेत दिए हैं। हाँ, नहीं तो मैं उसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि अगर घोषणा वो अभी होती है तो वो सिर्फ घोषणा मात्र ही होगी, और अगर वो प्रॉपर वे में बजट के टाइम उसका पूरा कहाँ से पैसे का इंतजाम होगा, कैसे दिया जाएगा, तब तो वो ऐसी घोषणा होती है कि जो बाद में इम्प्लीमेंट भी होगी। जैसे कि हमारी सरकारों द्वारा भी हम कर्नाटक में दे रहे हैं, तेलंगाना में दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन वो घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं हो। नहीं, क्या मजा। आप हिमाचल में सैलरी तो दे नहीं पा रहे हैं, कुछ स्टेट्स में तो अभी सैलरी का रोना भी मच रहा है, और वो उसका कारण भी एक तरह से ये फ्रीबीज ही है। हमने देखा है हाल ही में हिमाचल में प्रदर्शन करते हुए लोगों को अपनी सैलरी के लिए। लेकिन ठीक है, कम से कम अगर ये योजना आती है तो कांग्रेस स्वागत करेगी, और शायद पॉजिटिव वे में उसमें क्रिटिसिज्म कर उसमें कुछ बेहतर जोड़वाने की कोशिश भी सरकार के द्वारा कांग्रेस करेगी। ये एक एश्योरेंस आपके जवाब से मिलता है। मैं एक सवाल मीनाक्षी चौधरी जी से लेना चाहता हूं और उसके बाद फिर मैं एकलव्य आपके पास आऊंगा। मीनाक्षी चौधरी जी, मुझे एक बात बताइए, महिलाओं के बीच में इस तरह की योजनाएं इतना जल्दी इतना अट्रैक्टिव रूप कैसे ले रही हैं? क्योंकि इसका एक अट्रैक्शन तो है। आप शायद म्यूट पर हैं मीनाक्षी, आप प्लीज अपना म्यूट हटा लें। जी सर। हाँ, बोलिए। जहां तक मैं सर ग्रामीण महिलाओं को नोटिस करती हूँ तो सर वो बहुत उत्साहित होती हैं, क्योंकि सर गाँव में हम तो शहरी जीवन में रहते हैं, लेकिन जैसे मैं सरकारी शिक्षक हूँ तो विद्यालयों में स्थिति देखती हूँ वहाँ की महिलाओं की, तो सर बहुत उत्साहित और खुश होती हैं, क्योंकि उनके लिए वो 1,000, 1,500, 2,000 रुपए बहुत मैटर करते हैं, और उनकी जरूरतमंद की सारी चीजें हैं वो उनसे बैलेंस हो जाती हैं, वो सर एडजस्ट कर लेती हैं। मैंने ये देखा है, नोटिस किया, खुश होती हैं वो। और उस सरकार की उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये मोदी जी दे रहे हैं, राजस्थान सरकार दे रही अच्छा। है, उनको इस बात का कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि हमें हर महीने इतने रुपए मिल रहे हैं, और वो बेहद खुश रहती हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत साउथ से हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये फ्रीबीज की शुरुआत साउथ से हुई थी, और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने फ्रीबीज की घोषणा की थी। लेकिन फ्रीबीज आज भी अट्रैक्टिव है। क्या ये इतनी अट्रैक्टिव हो सकते हैं कि वो किसी सरकार के बने रहने या किसी नई सरकार के आने का कारण बन जाए? लेकिन सर वो ऐसे होता है ना कि बहुत बड़ा वर्ग होता है महिलाओं का वर्ग, और फिर सर किसी को फायदा नहीं मिल रहा है तो भी उनको उम्मीद होती है। सरकार बनाने का तो मैं अंतिम रूप से नहीं कह सकती कि इसी वजह से सरकार बनी रह सकती है, क्योंकि और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन वर्तमान में महिलाएं आकर्षित तो हो रही हैं, और वो चाहती हैं कि हमें जो फायदे अन्य रूप में मिले वो क्यों ना हमें डायरेक्ट केस के रूप में मिले। तो केस मुझे लगता है सर ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यही और बात। फिर सर फैक्टर तो और बहुत है। सारे भी होते हैं आपको। हाँ, यही बात एकलव्य आपको याद होगा जिस दिन महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, मैंने सबसे पहले चीज इसी बात को पॉइंट आउट किया था कि भाई क्या सरकार इस बात को समझ रही है कि आप किसी को 1,000 रुपए या 1,250 रुपए उसके अकाउंट में डायरेक्ट दे रहे हो और वो आपके सत्ता में आने का रास्ता बना दे रही है। ये लोगों की जरूरत के बारे में एक बता रहा है। लेकिन बहुत से ब्रशेस अभी इस पिक्चर को भरने के लिए, रंग भरने के लिए मारने बाकी हैं, जिसकी और किसी का ध्यान नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, आपको एक बात बताऊं, अभी कर्नाटका की बात करी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने। कर्नाटका में क्या हो रहा है, वहां पे फ्री बस राइड्स दी जा रही हैं सारी महिलाओं को। अब
इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी इनकम क्या है। हाँ। अब कोई महिला अगर 5 लाख रुपए महीना कमाती है या 1 लाख रुपए महीना कमाती है, उसे फ्री बस राइड की कहां जरूरत है? उस ये क्या वेलफेयरिज्म नहीं है? ये वेलफेयरिज्म है या फ्रीबीज है? ये मतलब एक तरह से फ्रीबीज है, ये वेलफेयर का मॉडल हो भी नहीं सकता। मैं इसी पे आपको आगे बताऊं। ये भी बात कही गई कि राजस्थान की जब मतलब इसको बजट को समझते हुए और फिर स्कीम को लाना चाहिए। अभी जो यहाँ के विधानसभा चुनाव थे उसके पहले आपको ध्यान होगा यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक घोषणा करी कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आएंगे। हाँ। मुझे लगता है कि इससे घिनौना एग्जाम्पल फ्रीबीज का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वो किया जाता, कोई भी आपको अर्थशास्त्री बता देगा कि उसी से राजस्थान का, उस अकेली स्कीम से राजस्थान का दिवालिया निकलना काफी था। दूसरी बात आपको बताऊं कि आपने शायद तेलंगाना के बारे में सुना होगा रिसेंटली कि वहां पे एक मुस्लिम ओनली आईटी पार्क बनाने की घोषणा करी गई है। उसके बाद तो देखिए, और बीजेपी पे आ जाते हैं। बीजेपी पे भी आप देखिए कि ये बात सही है कि उनको पहले मध्य प्रदेश में और रिसेंटली महाराष्ट्र में जो उनको चुनावी सफलता मिली, जिसमें इसका एक बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बीजेपी कहां असफल हुई। बीजेपी असफल कहां पे हुई? झारखंड में। वहां पे कौन सी थी? मैया सम्मान योजना, हेमंत सोरेन की, जिसको ये ठीक से काउंटर नहीं कर पाए। हो सकता है कि वो एक मात्र रीजन नहीं हो वो, लेकिन डेफिनेटली वो एक रीजन था। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए आजकल क्या हो गया है पॉलिटिक्स में कि ये जो वेलफेयर है ना, ये एक तरह से पॉलिटिकल वॉरफेयर बन गया है, जो मैं समझता हूं। तो अब आप इसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके पास और कोई जीत का रास्ता ही नहीं बचेगा, आपको फ्रीबीज की संख्या बढ़ानी पड़ जाएगी। देखिए मैं जो समझता हूं स्वप्निल जी, सबसे पहली बात तो जरूरी समझना यह है कि जो रियल वेलफेयर भी वो कौन कर सकता है, या देश का भाग्य या इन महिलाओं का भाग्य या देश की जनता का भाग्य कौन बदल सकता है? वही बदल सकता है जो सबसे पहले तो अपने विधायकों को और सांसदों को जिताकर पहुंचा सकता है संसद में और विधानसभा में, और उसके बाद सरकार बना सकता है। वही तो करेगा। तो अगर इन फॉल्स प्रोमिसेस को कुछ प्रॉमिसिंग स्कीम्स के साथ अगर काउंटर नहीं कर पाएंगे तो फिर चुनावी सफलता मिलेगी कैसे? तो ये ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इसका है, इसको समझना भी जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर एक्चुअली वाकई में किसी चीज से वेलफेयर होती हो तो मैं तो कहूंगा कि एक लाडले भैया योजना भी लेके आनी चाहिए, लेकिन उसकी जो रूपरेखा होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए कि क्या वाकई में इस तरह के युवा हैं जो किसी मतलब गरीब घर से हैं। कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है, गरीब घर से हैं, उनके पास हो सकता है ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई या ऐसी कैटेगरी बनाई जाए जिनके पास घर की कोई जमीन नहीं हो, कोई खेती नहीं हो, बेरोजगारी भत्ता है। तो प्रॉमिस स्कीम्स का मतलब आइडिया ये होना चाहिए कि प्रॉमिसिंग स्कीम्स से किया जाए, सिर्फ स्कीम्स को काउंटर करने के लिए सिर्फ फ्रीबीज से नहीं किया ये हाइपोथेटिकल नहीं है, पर मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं और इस तरह के सिनेरियोज आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे। सिनेरियो ये है कि एक महिला जो घर से सिर्फ अपनी मटकी में पानी भरने निकलती हो, उसके अकाउंट में आप 1000 या 1250 रुपए डाल देंगे तो परिवार का ही कोई अन्य सदस्य अपनी ज़रूरत के लिए उससे वो रुपए ले लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई इंटेंसिव स्टडी नहीं है कि उस महिला ने उस पैसे का इस्तेमाल कर खुद के स्वावलंबन के लिए या खुद की स्थिति परिवार में मजबूत करने के लिए क्या किया है। उससे पहले क्या क्या लाडली बहना योजना को महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की किसी और योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। अब आप बताइए कि आप अगर इसमें से इतना रुपए सरकार को सरेंडर करते हैं तो हम आपको इस स्किल से जोड़ देंगे जो फर्दर आगे जाकर आपके एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बन सकती है। क्या ये सोच सरकार लाडली बहना योजना के साथ ला रही है? ये अहम सवाल इसलिए भी है, सारिका जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एकाएक राजस्थान सरकार ने 1 साल बिताने के बाद वो किस पॉइंट को नोट किया जिससे उनको लगा कि नहीं, हाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है और उनको हमें पैसा देना पड़ेगा? देखिए सरपंच जी, राजस्थान में काफ़ी जिले ऐसे हैं जहाँ पे वास्तव में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दुखदायी है, चाहे आदिवासी इलाका हो, चाहे बांगड़ में हो, चाहे उदयपुर, इस साइड की जो महिलाएं हैं तो ये वास्तव में इनका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर एवं दयनीय है। उसी के तहत सरकार ने पहले इनको लखपति दीदी बनाने की जो योजना स्टार्ट की, आपने देखा उसके अंदर महिलाओं ने कौशल विकास के तहत वहाँ पे पहले प्रशिक्षण किया, चाहे पापड़ भुजिया बनाने का हो, चाहे दरी बनाने का हो, कारपेट बनाने का हो, ये इस तरीके की छोटी छोटी योजनाओं में स्वावलंबन का तरीका हुआ। ये स्वावलंबन उनको पहले वो जब उनको आप पर डिपेंडेंट बनाने की योजना हुई। नहीं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में स्टैंड है। महिलाएं कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं। आज एक महिलाएं पूरे परिवार को चला रही है और बहुत सारी महिलाएं देश को चला रही है, राज्य को चला रही है। बहुत सारे उदाहरण हम लोग के सामने आए हैं। आप लोग ये क्यों बोलते हैं कि पितृसत्तात्मक सोच वाली सोसाइटी है?
नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पितर, मैं ये कह रही हूँ कि आज महिलाएं जब पूरे परिवार को चलाने में सक्षम है, घर को, समाज को, हर चीज चलाने में सक्षम है, तो ये कहीं ना कहीं आप इस तरीके को मत सक्षम होने के बाद भी अगर वो ये नहीं कर पा रही है नहीं, तो हम उसको उसी स्टेज पर रहने देंगे लाडली बहना से। लाडली बहना से इनको आर्थिक संबल प्रदान करेंगे और आर्थिक संबल से वो मजबूत होगी। और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं जो सरकार लेके आ रही है, लखपति दीदी बनाने का जो इतना बड़ा मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, वो इसीलिए रखा है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, एक महिला जो घर से सिर्फ पानी भरने बाहर निकल पाती है, इस बात की क्या गारंटी है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य उससे वो 1000 या 1250 रुपए नहीं ले लेता होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेता भी होगा, माँ है, जननी है, बेटा भी लेता होगा, पति भी लेता होगा, बच्चे भी लेता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारा, वो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए रखती है, अपने परिवार के लिए सजो के रखती है। तो ऐसा नहीं कह सकते जो उसको राशि दी जा रही है कि सारा का सारा वो निकाल देगी। वो कहीं ना कहीं उस परिवार को जोड़े रखने में, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, परिवार को घर चलाने के लिए वो कब लाएंगे, उसके लिए सहायता कब लाएंगे? चुनावों के नजदीक? नहीं, ये बहुत जल्दी आएगी ये योजना और इसका फायदा रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि आज के समय में चुनावों में जीत का गहना लाडली बहना। देखिए नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो फिर आप इनसे भी जोड़िए। पूर्ववर्ती सरकार ने, अशोक गहलोत जी एक स्कीम लेके आए थे, महिलाओं को जो है मुफ्त मोबाइल फोन दिया जा रहा था। अगर इस 5 साल में सरकार बदलती चली गई, तरीके की ये चीज रहती, महिलाओं की सोच होती, तो वो कहीं ना कहीं जाके जिनको भी फोन मिला तो वो कांग्रेस को जिता देती ना, सरकार उनकी बन सकती थी। तो ये लालच या प्रोत्साहन है, कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति, मीनाक्षी जी, मोदी जी के प्रति देखकर भी वोट डालती है। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए इसके अगर ये जल्द से जल्द आ जाता है, मान लीजिए 2025 में कभी भी, या 2026 की शुरुआत या मिड तक भी आ गया, तो आप इसको चुनावों से नहीं जोड़ पाएंगे, फिर ये चुनावी कदम नहीं होगा। पर क्या ये वेलफेयर का स्टेप होगा? और ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस को भी देना बहुत पसंद है। नहीं, देखिए, अगर कोई वेलफेयर की बात है किसी की, तो वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जहां पे इनइक्वालिटीज इनकम की होगी तो इन इनइक्वालिटीज को दूर करना स्टेट का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत एक उसका कर्तव्य बनता है। लेकिन मेरा बात बस, जैसे आप कह रहे हो कि आपका देना आप लोगों को भी अच्छा लगता है, तो बिल्कुल हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उसी सामाजिक न्याय के चलते ही अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम एक्ट भी पारित किया था, जिसमें हमने ये प्रावधान किया था कि 15% पेंशन हर साल बढ़ेगी। जब सरकारी लोगों की बढ़ सकती है, लेकिन आपने उसके लिए कोई पैसे का व्यवस्था थोड़ी ना की थी कि हर साल हम यहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं जो इसमें जुड़ता जाएगा और इस 15% को बढ़ाने में मदद करेगा। वो भी तो नहीं हुआ था। देखिए, जैसे जैसे राज्य की जो आर्थिक विकास दर है वो बढ़ती है, तो इनकम तो उसकी बढ़ती है। तो जब इसमें हमने आर्थिक विकास दर, मीनाक्षी जी मुझे एक बात बताइए, लास्ट कब बढ़ी थी राजस्थान में? लास्ट 1000 रुपए की हमने पिछले सरकार ने आर्थिक विकास दर राजस्थान की लास्ट कब बढ़ी थी? आर्थिक विकास दर तो देखिए, अब वो पूरे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के ही उस पे निर्भर होती है। कई बार जो ग्लोबल और नेशनल के इंडिकेटर्स होते हैं उन पर भी डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं बढ़ा। आप देखिए, जीएसटी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जनता के ही तो काम आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार में सिर्फ स्टैग्नेशन ही है। ठीक है। मीनाक्षी चौधरी, मेरा सवाल एक आपसे ये भी है, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं बच्चों को, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मास लेवल पर क्या आपको लगता है कि फ्रीबी एक निर्णायक भूमिका होती है? सर, निर्णायक भूमिका तो नहीं होती, मगर फिर भी इसका अहम रोल इन चीजों का मैंने जहां तक महसूस किया, ग्रामीण और गरीब एरिया में सर काफी तो किसी भी सरकार के 5 साल में, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में इसका इंपैक्ट किस तरह का होगा? एक मोटा मोटा एनालिसिस। सर, मुझे लगता है लोग शुरुआत में तो एंजॉय ही करते हैं और कोई इनसे चूकना नहीं चाहते। मतलब सबको फायदा मिलना चाहिए एटलीस्ट, चाहे वो कैपेबल हो और चाहे नॉन कैपेबल हो, यही होता है। फिर लास्ट में पार्टियां कैसे भुनाती हैं, कैसे सर वो चुनाव मैनेजमेंट करती हैं, ये उन पर डिपेंड करता है किस तरह से। मेरा सवाल ये नहीं है मीनाक्षी, मेरा सवाल दरअसल ये है कि सरकार अगर अपने पहले ही साल में ले आए ये योजना, या अपने दूसरे साल में लाए, या तीसरे साल में लाए, या चौथे साल में, या चौथा साल बीतने के बाद चुनावों के नजदीक, तो क्या इसका इंपैक्ट अलग अलग होगा? आप जैसे अभी से ले आएंगे तो हो सकता है 4 साल बाद इसका इंपैक्ट कम नजर आए चुनावों के दौरान।
हाँ सर, फिर ऐसे मस्तिष्क में तो नहीं रहेगा कि हाँ ठीक है, फिर वो सामाजिक न्याय के तहत ही आ जाएगी कि ठीक है, लोगों को वास्तविक में इस सरकार को फायदा पहुंचाना था, महिलाओं को कुछ ठीक। ठीक है खर्चे देने थे और उनको ये करना था, तो उतना तो नहीं रहेगा। चुनाव के समय लाते हैं तो सर वो चुनाव से जोड़कर देख लिया अच्छा, जाता है एक उस एक बात को। इकोनॉमिकल वे में सोच ये भी तो हो सकती है ना एकलव्य की, अगर हम महिला को पैसा दे रहे हैं तो वो उस पैसे को वापस मार्केट में डालेगी और पैसे का सर्कुलेशन बना रहेगा, देखिए, लेकिन दो सारिका बातें- जी कह रही हैं कि वो पैसे बचा ले जा रही हैं। देखिए, दो बातें कहूंगा स्वप्निल जी। एक तो ये है कि चुनाव के समय लाने की जगह यदि अगर अभी भी लाई जाती है तो एक सरकार को एक ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इसको स्केल अप कर सकते हैं। छोटी शुरुआत मतलब क्या? छोटी शुरुआत मतलब जो राशि दी जाएगी वो थोड़ी कम दी जाएगी, और जैसे जैसे राजस्थान, और मेरे हिसाब से सही तरीका भी वही होता है कि जब शिवराज ने 1000 के साथ चालू की थी, बिल्कुल, उसमें फिर 250 रुपए बढ़ाए थे, और अब 5000 की बात हो रही है। हाँ, और अब 5000, तो मैं वही कह रहा हूं कि क्लोजर टू द चुनाव जब अगर इसको स्केल अप करके स्टेट के डेवलपमेंट के साथ, जैसा कि ये बता रहे हैं कि राजस्थान का जीडीपी जैसे बढ़ेगा, अगर जैसे बढ़ता है और उसके साथ में स्केल अप करते हैं तो दोनों ही बात होंगी, ये इकोनॉमिकली भी वायबल होगी और इसका चुनावी फायदा भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन एक जो दूसरी बात स्वप्निल जी मैं कहना चाह रहा था वो इसका एक ये पार्ट था कि ये समझना बड़ा जरूरी है स्वप्निल जी कि भजन लाल जी को 1 वर्ष पूरा हो गया है एज मुख्यमंत्री। अब देखिए कि 1 साल में उन्होंने कुछ काम किए हैं, हालांकि 1 साल में किसी एक नए मुख्यमंत्री का एक डिटेल्ड असेसमेंट करना इतना आसान नहीं होता। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हमने यहीं बैठ के कई डिबेट्स करे हैं, परंतु मैं कहूँगा कि ये मानना पड़ेगा कि एक राजनेता के तौर पे उन्होंने एक तरह से अपने आप को साबित किया है, क्योंकि उन्होंने जहाँ जो लोकल अभी उपचुनाव हुए 7 में से जहाँ वो 1 सीट पे स्टैंड करते थे उसको वो 5 लेके आए, और मेरे ख्याल से अगर वो सरकार इस चीज़ को कंसिडर कर रही है ऑलरेडी कि लाडली बहना स्कीम जैसी कोई हमें स्कीम डेवलप करनी चाहिए या इसी टाइप का कुछ हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो आज का जो पॉलिटिकल वॉरफेयर थ्रू वेलफेयर है उस चीज को समझ रहे हैं और उससे लेकिन वो पार्शियल लेवल पर एक फेलियर का एक्सेप्टेंस भी है, पार्शियल। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी में, पार्शियल पोर्शन पर कि हम इसे कैटर नहीं कर पा रहे हैं तो फिलहाल ये करते हैं। मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि ये एक एरिया है जहां हम और वर्क कर सकते हैं, तो उस पे लुक कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। मेरा आखिरी सवाल और बहुत शॉर्ट में एकलव्य में चाहता हूं कि इसका एनालिसिस कर आप बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर एक एक कर इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो उनकी जीत की वजह हार की वजह में बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, परंतु इसका इन जितने भी स्टेट्स के चाहे किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, मैं तो समझता हूं कि इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो उन सबके साथ इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके सामने, जिनको कि समझना चाहिए कि वेलफेयर और फ्रीबीज में क्या फर्क होता है और वेलफेयर स्कीम्स को पैन इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट करके और उसको देश के डेवलपमेंट के साथ कैसे पैरेलली चलाया जाता है उसको समझ के यदि करेंगे तो उनको मोदी जी की पार्टी के 2 मॉडल हैं, लखपति दीदी और लाडली बहना। डेफिनेटली है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।